केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने मध्य प्रदेश में कई शहरों के नाम बदलने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नाम बदलने का फैसला नीतिगत निर्णय होता है। जनता की मांग पर और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हुए सरकार नाम बदलने को लेकर फैसला करती है। भोपाल में एक रेलवे स्टेशन हबीबगंज नाम बदलने को लेकर कहा कि वहां आदिवासी रानी कलावती के नाम से रखा गया है, जो वहां की शान की प्रतीक है। भोपाल का नाम बदलने पर भी कहा कि अभी ऐसा विचार नहीं है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए अवसर उपलब्ध कराए जाएं। 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी, आपने यूपी की बात कही, यूपी में भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के समय हम लोग काम नहीं करते। हम लोग पूरे 5 साल जनता के बीच में रहकर, जनता के साथ में संवाद और संपर्क बनाकर, उनके सुख दुख के साथ में नाता जोड़ करके, उनके परिवारों को कैसे योजनाओं का लाभ दिलाकर उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए उनको अवसर उपलब्ध कराए जाएं। उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है और आने वाले समय में योगी जी वहाँ फिर से सरकार में। और साथ ही जींद में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने निर्माणाधीन मेडिकल का दौरा किया है। निर्माणाधीन आपको बता दें जो कार्य हैं उनका जायजा भी लिया गया, जहां डिप्टी सीएम ने निर्धारित समय में ये काम पूरा होने की उम्मीद भी जताई है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अगले साल जुलाई अगस्त तक पहले चरण का काम पूरा हो जाएगा। मेडिकल कॉलेज बनने से जींद के साथ साथ आसपास के जिलों के लोगों को भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। डिप्टी सीएम कल उचाना विधानसभा क्षेत्र के गाँव के दौरे के बाद रात को जींद में भी रुके थे। आज सुबह पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मिले और उनकी समस्याएं सुनी। उसके बाद अधिकारियों के साथ निर्माणाधीन मेडिकल का दौरा किया गया। साथ ही डिप्टी सीएम ने बताया कि निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के ऊपर से हाई वोल्टेज बिजली लाइन गुजर रही है, जिसे हटाने के टेंडर का वर्क अलॉट हो चुका है। जल्द ही इस लाइन को शिफ्ट करने का काम भी पूरा कर दिया जाएगा। निर्माण कार्य की प्रगति पर संतोष जताते हुए कहा कि जिस गति से काम चल रहा है उससे निर्धारित समय से पहले भी काम पूरा हो सकता है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने एक्सएएन नवनीत नैन और दूसरे अधिकारियों को निर्माण कार्यों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। पूरी तौर पर लोगों को हम समर्पित करें। आज उसी को मॉनिटर करने के लिए, देखने के लिए हम सब यहाँ आए थे और खुशी है कि जो एक्सपेक्टेड टाइम है उस पर इस मेडिकल कॉलेज को हम कंप्लीट कर पाएंगे। और सबसे अच्छी चीज़ है कि एक ये ऐसी सौगात होगी जींद के लिए जो जींद और आसपास के जिलों के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई दिशा देने का काम करेगा। आईपीएस ऑफिसर मनोज यादव की कार्यशैली से खफा सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने मनोज यादव को एसीआर में महज 3.7 अंक दिए हैं, जो कि औसत से बेहद कम है। एसीआर में 5 अंकों को वेरी पुअर माना जाता है, लेकिन मनोज यादव को सिर्फ 3.7 अंक अनिल विज ने ही दिए, जिसके बाद अनिल विज और मनोज यादव का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। बता दें कि किसान आंदोलन के दौरान हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने यह स्पष्ट कर दिया था कि आईपीएस ऑफिसर मनोज यादव आंदोलन में कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम साबित हुए हैं। वहीं मौजूदा समय की बात करें तो आईपीएस अधिकारी मनोज यादव आईबी में बड़े पद पर कार्यरत हैं। आईबी सरकार की वो सुरक्षा एजेंसी है जो सरकार को कई खुफिया जानकारी मुहैया करवाती है। ऐसे में अब अनिल विज ने मनोज यादव को एसीआर में महज 3.7 अंक देकर यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर वो मनोज यादव की कार्यशैली से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। साथ ही विज द्वारा एसीआर में दिए गए अंक की रिपोर्ट भले ही कॉन्फिडेंशियल होती हो, लेकिन इस मामले में यह रिपोर्ट अब लीक हो चुकी है और कई अखबारों की सुर्खियां भी बन चुकी हैं। देखिए, एसीआर कॉन्फिडेंशियल होती है, उसके बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता। मैं जब भी किसी की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखता हूँ तो मैं उसकी क्या उसका कामकाज कैसा रहा, मैं उसको देख कर लिखता हूँ। मैं मक्खी पे मक्खी नहीं मारता, और तो मैं सबके काम का अवलोकन करने के बाद ही मैं किसी की एसीआर लिखता हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया कि एसीआर कॉन्फिडेंशियल होती है, उसका नाम ही कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, उसके बारे में उजागर नहीं किया जा सकता। हरियाणा सरकार देश को अब जल्द ही एक ऐसे गांव की सौगात देने जा रही है जो देश का पहला सोलर
आधारित गांव होगा। दरअसल हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जींद के उचाना कला पहुंचे थे, जहां उन्होंने घोषणा की कि उचाना कला कस्बे के गुरुकुल खेड़ा गांव में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है, जो 2-3 महीने में पूरा भी हो जाएगा। इसके पूरा होने के बाद ये गांव देश का पहला ऐसा गांव बन जाएगा जो सोलर एनर्जी पर चलेगा। दुष्यंत चौटाला ने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत गांव के हर घर में 2 किलोवाट क्षमता की सोलर पैनल भी लगाए जाएंगे। इस पैनल में बैटरी बैकअप भी होगा और 24 घंटे तक ये बिजली देगा। 2 किलोवाट से हर घर में पंखा, टीवी और चार्जिंग पॉइंट भी चलाया जा सकेगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने आगे कहा कि इस मॉडल को पूरे देश में लागू करने के लिए केंद्र सरकार से भी बात की जाएगी। बता दें कि किसान आंदोलन के समय भी दुष्यंत चौटाला यहां आए थे, लेकिन उस वक्त किसानों ने उनके लिए बनाया गया हेलीपैड उखाड़ दिया था, जिसके बाद वो अब यहां आए हैं। एक ऐसा प्रोजेक्ट हम उचाना में अब लगाने का काम करेंगे। जो गांव हमारा गुरुकुल खेड़ा है, उसके प्रत्येक हाउस होल्ड पर, प्रत्येक पंचायत के इंफ्रास्ट्रक्चर पर सोलर एनर्जी पावर्ड 2-2 किलोवाट के कनेक्शन किए जाएंगे और नेट मीटरिंग के साथ सभी घरों को जोड़ा जाएगा। और वहीं हरियाणा के जींद में कोरोना से मरने वालों के परिजनों के खाते में राहत राशि का अब काम जो है वो पहुंचाना शुरू हो चुका है और आश्रितों के खाते में 50-50 हजार रुपए भी डाले गए हैं। ये राशि 50 से ज्यादा खातों में डाली गई। अभी भी 150 के करीब लोगों के खातों में पैसे डालने बाकी है, जो जल्द ही डाल दिए जाएंगे। बता दें कि कोरोना से अब तक 546 लोगों ने दम तोड़ दिया है। जो 2020 की वो थी वेव थी, उसमें 87 लोग एक्सपायर हुए थे और अब कुल मिला के जो है 536 हो गए थे। 8 के करीब अभी इस साल हुए हैं। तो हमारे पास से 250 के आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पे आए थे। उनमें से हमने जो है 193 को अप्रूव कर दिया था और तकरीबन 40 के करीब अभी ऐसे थे जिनमें छोटे मोटे ऑब्जेक्शन हैं। तो हमने एक ग्रीवेंसेस कमेटी जो है डिप्टी कमिश्नर उपायुक्त महोदय के बाद उसमें देखा 50,000 रुपये लोगों को मिलेंगे और जैसा कि मैंने बताया कि 193 हमने अप्रूव कर दी। हरियाणा के नूके उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु के साथ मिलकर ऑनलाइन माध्यम से महिलाओं के लिए 6 सप्ताह का महिला उद्यमिता में उत्कृष्टता के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम हिंदी भाषा में उपलब्ध करवाया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए जिले की कोई भी महिला उद्यमी 28 फरवरी 2022 तक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकती है। इस कोर्स को करने के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं क्लास रहेगी और सभी तथ्य पूर्ण रूप से ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध करवाए जाएंगे। पलवल का, जहां एक ही नंबर पर चल रही 3 कैंटर गाड़ियों को सीएम फ्लाइंग की टीम ने काबू कर लिया है। तीनों गाड़ियों का एक ही मालिक है, जो काफी दिनों से आरटीओ विभाग की आंखों में धूल झोंक कर गाड़ी चला रहा था। जब सीएम फ्लाइंग की टीम को इसकी भनक लगी तो तीनों कैंटरों को मालिक और ड्राइवर समेत पकड़कर शहर थाना पुलिस को सौंप दिया गया। सिटी थाना पुलिस ने गाड़ी मालिक के खिलाफ धोखाधड़ी का केस भी दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। सर जी टैक्स ज़्यादा बढ़ रहे थे, टैक्स नहीं बढ़ी जा रहे गाड़ी के, ठीक है जी। टैक्स की मांग मुझे ये चलानी पड़ रही थी क्योंकि लॉकडाउन के बाद काम मिलने रहा था जी, इसलिए मुझे आइडिया जी कुछ नहीं लिए अपने आप लगा दिया। गुप्त सूचना के आधार हमें मालूम हुआ कि महेंद्र सिंह गांव चांट का रहने वाला है, जो कि 3 गाड़ियाँ पर एक ही नंबर से तीनों गाड़ियों को चला रहा है। जो आज सुबह इन गाड़ियों को जीट रोड के पास, रसूलपुर रोड के पास जो चमड़ा मार्केट है, चमड़ा, वहाँ पर ये गाड़ियाँ खड़ी हुई थी तीनों, और तीनों को कब्जे में लिया। एसएचओ को हम बुलाया, एसएचओ के हवाले कर दी तीनों गाड़ी। और अब सूत्रों के हवाले से गोंडा से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई है। वहीं गोंडा और लखनऊ आवास पर ईडी टीम की छापेमारी की खबरें सामने आ रही हैं। आयकर अधिनियम 1961 के धारा 132 के तहत सर्च अभियान भी चलाया जा रहा है।
ईडी की टीम आलोक कंस्ट्रक्शन कंपनी पर सुबह 7 बजे से छापेमारी करी। आलोक कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक राकेश पांडे हैं जो कि ठेकेदार हैं, उनके 2 घर पे आप देख सकते हैं कि ईडी की जो टीम है सुबह 7 बजे से छापेमारी कर रही है। एक गोंडा शहर का घर है, एक ग्रामीण देवरदा का घर है, लखनऊ आवास पर सुबह 7 बजे से ईडी की जो टीम है वो लगातार छापेमारी कर रही है। मिली शिकायत के आधार पर जो ईडी की टीम है वो छापेमारी की। सुबह 7 बजे बिना किसी सूचना के ईडी की टीम घर पर दखल दी। उसके बाद जो कि मालिक थे आलोक कंस्ट्रक्शन के राकेश पांडे उनके मोबाइल को स्विच ऑफ कराया। उसके बाद लखनऊ सहित गोंडा के 2 आवासों पर सुबह 7 बजे से छापेमारी अभी तक चल रही है। फिलहाल अभी तक जो कि कई कागजात बरामद है, कागजातों के आधार पर उनसे पूछताछ जारी है और सुबह 7 बजे से अभी तक ईडी समझ सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे पुलिस जो सुरक्षा है वो तैनात की गई है। जो उनके लखसा का जो घर है उस घर को पूरी तरीके से लॉक कर दिया गया है और किसी भी व्यक्ति को बाहर से अंदर जाने के लिए, अंदर से बाहर आने के लिए एंट्री नहीं दी गई है। गोंडा से अतुल कुमार यादव, नेटवर्क 10। और अब बात करेंगे पंजाब के, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से डिजिटल प्रचार को अब तेज कर दिया गया है। इसी कड़ी में बीजेपी सांसद राज्यवर्धन राठौर की तरफ से प्रचार के लिए डिजिटल वैन को विधानसभा हलकों के लिए रवाना किया गया, जहां पंजाब बीजेपी महासचिव सुभाष शर्मा का कहना है कि कुल 30 विधानसभा हलकों को रवाना किया गया है। वहीं बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर का कहना है कि विधानसभा हलकों में मोदी सरकार की नीति और बीजेपी के संकल्प पत्र में किए गए दावे वादों को पंजाब की जनता तक ले जाएगा। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना प्रचार तेज कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीजेपी सांसद राज्यवर्धन राठौर जी यहाँ पर पहुंचे हैं चंडीगढ़ में और यहाँ से जो डिजिटल वैन है उसे रवाना किया जा रहा है और झंडी यहाँ पर दिखाई जाएगी। राज्यवर्धन राठौर जो कि सांसद हैं बीजेपी के, उनकी तरफ से, और इन डिजिटल वैन्स को विधानसभा हलकों में भेजा जाएगा और डिजिटल माध्यम से कहीं ना कहीं प्रचार विधानसभा चुनाव को लेकर किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से कोविड के मामलों में वृद्धि हुई उसके मद्देनजर चुनाव आयोग की तरफ से कई पाबंदियां यहां पर लगाई गई है। संख्याओं को सीमित यहां पर किया गया है चुनाव प्रचार के लिए। तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं डिजिटल माध्यम से बीजेपी की तरफ से पंजाब में चुनाव प्रचार किया जाएगा और हरी झंडी दिखाकर यहां पर रवाना कर दिया गया है इन डिजिटल वैन को। कुल अभी 30 डिजिटल वैन यहां पर रवाना की जा रही है पंजाब के विधानसभा हलकों में, जो जगह जगह जाकर चुनाव प्रचार करेगी। बीजेपी के महासचिव सुभाष शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, टोटल कितनी वैन्स रवाना? 30 गाड़ियां रवाना होंगी जो अलग अलग विधानसभा में जाके रोज प्रचार करेंगे। सर, क्योंकि कोविड के चलते कई पाबंदियां लगाई गई है, क्या आने वाले दिनों में डिजिटल तरीके से और प्रचार करेंगे ना? और कोविड के नियमों को ध्यान में रखते हुए सारा किया है। जी बिल्कुल, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डिजिटल प्रचार यहां पर किया जाएगा। और राज्यवर्धन राठौर जी की तरफ से सर एक रिएक्शन लेना चाहेंगे, कोविड के चलते जिस तरीके से पाबंदी लगाई गई है, डिजिटल माध्यम से आप प्रचार करने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? पंजाब के कोने कोने में हर गांव तक भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम करा है पिछले 7 सालों में, वो वहां तक पहुंचेगा तो एक विश्वास और जगेगा। सर, यूथ को किस तरीके से जोड़ने की कोशिश करेंगे? यूथ डिजिटल माध्यम से और भी जल्दी जुड़ता है और अपने सोशल मीडिया में वो जो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम करा है उसको खूब शेयर करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी से डायरेक्टली उनका जुड़ाव हो सकता है और पंजाब के अंदर जो एक पॉजिटिविटी आनी है वो पंजाब का युवा जरूर लेकर आएगा, ये मेरा विश्वास है। राज्यवर्धन राठौर थे, एक युवा चेहरा बीजेपी की तरफ से। यहाँ पर देखिए डिजिटल वैन को यहाँ पर रवाना किया जा रहा है और इनका ये भी कहना है कि डिजिटल माध्यम से कहीं ना कहीं कोरोना के मद्देनजर, जो कोरोना को लेकर पाबंदियां लगाई गई है उसके मद्देनजर इस तरीके से हाईटेक तरीके से बीजेपी अपना चुनाव प्रचार करेगी। कैमरामैन गणेश के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर। और अब बात करेंगे करनाल के, जहां जाली पासपोर्ट बनाने वाला गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ा है। इस गिरोह ने करनाल में पंजाब समेत अन्य राज्यों के 21 अपराधियों के जाली पासपोर्ट बना दिए। मामले में करनाल पुलिस ने अलग अलग 7 FIR भी दर्ज की है। साथ ही ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए पासपोर्ट बनवाने वाले गिरोह के 3 एजेंटों, 2 पुलिसकर्मी, दिल्ली पासपोर्ट कार्यालय के 1 अधिकारी, पासपोर्ट बनवाने वाले 4 पात्रों समेत 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरोह के साथ मिलीभगत में दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया, जहां पासपोर्ट एक्ट के तहत 7 केस दर्ज किए गए, क्योंकि बदमाशों ने फर्जी नाम रखे हुए हैं। इसलिए पुलिस दूसरे राज्यों से संपर्क साधकर बदमाशों की पहचान भी कर रही है। हमारे ये संज्ञान में आया था कि कुछ जब पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जब पासपोर्ट आवेदन वहाँ आता था थाने में, तो वो एजेंट के माध्यम से वो विदाउट एक्चुअली फील्ड इंक्वायरी
वेरिफिकेशन करके भेजते हैं। देखिए, जैसे मैंने बताया, 2 पुलिस कर्मचारी जो एक्चुअल में जिन्होंने बगैर फील्ड में जाए ही पुलिस वेरिफिकेशन करके भेजी है, और साथ ही एजेंट से कुछ पैसे भी लिए हैं, उनको पहले से गिरफ्तार किया जा चुका है। दोनों को निलंबित भी कर दिया गया है, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है, और जो एजेंट जो करनाल बेच था वो भी गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं गोहाना पुलिस ने एक युवक को बस स्टैंड के पास से 1 किलो 475 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया। पकड़ा गया युवक ईश्वर लचवाना जींद का रहने वाला बताया जा रहा है। पूछताछ के दौरान युवक ने बताया कि वो हिमाचल से यहां पर चरस सप्लाई करता था। वहीं पुलिस अभी युवक के अन्य साथियों की भी तलाश में जुटी है, जहां पुलिस के मुताबिक गुप्त सूचना मिली थी कि एक युवक चरस के साथ गोहाना बस स्टैंड के पास आने वाला है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाते हुए युवक को रंगे हाथों चरस के साथ गिरफ्तार किया। कल शाम को हमें सूचना मिली थी और बस अड्डे के पास से एक ईश्वर नाम का आदमी है, इसको पकड़ा है, लिजवाड़ा का रहने वाला है। इसे 1 किलो 475 ग्राम चरस पकड़ी है और इसके खिलाफ FIR दर्ज की है, जिसको आज कोर्ट में पेश कर रहे हैं। अब बात करेंगे हरियाणा के सोनीपत की, जहां गांव सलीमसर माजरा में फायरिंग मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों को सोनीपत के बड़वासनी से 2 जिंदा कारतूस और हथियार समेत गिरफ्तार किया है। बता दें कि शुभम गैंग दहशत फैलाने के लिए कुछ दिन पहले ही सक्रिय हुआ है। सोनीपत पुलिस ने 5 आरोपी शुभम उर्फ गुंडा, रोहित मुंडलाना निवासी, विनीत उर्फ गोलू, मोहित और हिमांशु को फायरिंग मामले में गिरफ्तार किया। गौरतलब है कि शुभम उर्फ गुंडा पर 14 मामले पहले से ही दर्ज हैं। जानकारी के मुताबिक आरोपी शुभम गैंग का लीडर बताया जा रहा है और कुछ सालों से ही दहशत फैलाने के लिए अपराध की दुनिया में कदम रखा है। इसके साथ ही गांव जटवाड़ा के रहने वाले सुखा के साथ एक जन्मदिन पार्टी में बहस होने के बाद लगातार रंजिश रखे हुए हैं और इसी के चलते शुभम और उसके साथियों ने मिलकर सोनीपत के गांव सलीमसर माजरा में सुखा के एक व्यक्ति पर फायरिंग कर दी और इसी को लेकर सोनीपत पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। ये 5 नौजवान लड़के हैं, अभी 18 साल का, कोई 21 साल का है। इन्होंने दो को गांव सलीमसर माजरा में फायरिंग करके दहशत बिठाने का काम किया था और हमने इनको आज हथियारों सहित गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेश करके रिमांड। वहीं अंबाला में 4 दिन भारी बरसात के बाद अब गहरी धुंध दिखाई दे रही है, जिसके चलते विजिबिलिटी रेट अब कम हो चुका है। साथ ही लोग भी ठंड से परेशान हैं, जहां धुंध के चलते वाहन भी सड़कों पर रेंग रेंग कर चलने को मजबूर हैं। कड़ाके की ठंड और उसके बाद पड़ रही धुंध से बचने के लिए लोग चाय की चुस्कियों का आनंद भी ले रहे हैं। डेली मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, लेकिन आज 3-4 दिन की बारिश के बाद आज जो सा है मौसम बहुत ही बढ़िया है, घूमने का बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन फॉग बहुत ज़्यादा है, जीरो विजिबिलिटी है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हमें उम्मीद है कि आज सूर्य देवता प्रकट होंगे। धुंध बहुत अच्छी पड़ रही है और 2 दिन बरसात के बाद धुंध आज अच्छी लगी और मैं डेली सैर करने वाला बंदा हूँ और बहुत अच्छा मज़ा आता है कि सैर करने का।